नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत सफर जिंदगी का आज हम एक ऐसी देश की शख्सियत के साथ हैं जो छात्र जीवन में ही देश में पहले युवा 27 साल की उम्र में आप विधायक बने थे। क्रिकेट का शौक रखते हैं, एक क्रिकेट टीम के कप्तान भी आप रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को आपने राजनीति में धूल चटाई है और राजनीति के अलावा भी आपका अध्यात्म की तरफ भी ध्यान चला गया था और बीच में राजनीति से इतर होकर आपने बहुत सारे प्रवचन दिए और देश भर में आपके प्रवचनों की धूम रही। हम ऐसे शख्स जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, हम मुकेश नायक जी के साथ हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शख्सियत के रूप में हमारे दर्शकों को प्राइम टाइम में ये बताना चाहते हैं कि सामान्य चीज़ों से हटके भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट करते हैं। आपका सबसे बड़ा छात्र राजनीति में ही आप जब आए थे और आप पहली बार 27 साल की उम्र में विधायक बने थे, तब से लेके अब तक के आपके सफ़र में चूँकि बहुत सारे हर्डल्स आए हैं, अप एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आप राजनीति में आगे बढ़े थे और आज आपको बहुत ऊपर होना था, लेकिन मैं राजनीतिक बात बाद में करूंगा। आपकी संघर्ष यात्रा से शुरुआत हमारे दर्शकों को पता चले कि आपने जब ग्रामीण परिवेश में, आपके मंडला में आपका जन्म हुआ था और मंडला से आप पवई आपने चुना जो गंभीर ट्राइबल क्षेत्र है, जहाँ सेवा का चुना और वहाँ से आप विधायक भी बने और कई दिग्गजों को आपने, जयंत मलैया जी को हराया है आपने। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति में आप जब आए थे उसके पहले आपने ये सोचा था कि हम ऐसे हर्डल्स भी आते हैं, क्योंकि राजनीति में सेवा के लिए आदमी आता है? तो राजनीति का रूप बहुत बदल गया। अब सेवा के लिए नहीं आता आदमी राजनीति में। एक उर्दू का शब्द है ज़मीर फरोश। ज़मीर फरोशी का मतलब है आत्मा को बेचना, आत्मक्रय करना। आज ज़मीर फरोशी का जमाना है लोग हमारे देश की राजनीति में। एक मेरा शेर है ना कि ज़मीर फरोश लोग हैं क्या मुल्क बनाएंगे, बढ़ती कीमतों की बाढ़ में बहते जाएंगे। आज ज़मीर फरोशी का जमाना है जनाब। अब लज्जा नहीं है, बदनामी का डर नहीं है। अब तो पैसे कमाओ और उसी पैसे से चुनाव जीत लो। बिना पैसे के अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन 15 सालों में बीजेपी ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है मध्य प्रदेश का और देश का, वो ये किया है कि राजनीति केवल ज़मीर फरोशों के हाथ में चली गई, लेन देन पर केंद्रित हो गई। बहुत कैलकुलेटेड, 50 करोड़ रुपए कमाओ, 10 करोड़ रुपए खर्च करके दोबारा विधानसभा के अंदर आओ। बिल्कुल सत्य है ये। अब ऐसी स्थिति में गुणवत्ता की राजनीति, योग्यता की राजनीति, अपने पैरों पर चलने वाली संघर्षपूर्ण राजनीति, उसका कोई ज़्यादा भविष्य नहीं है। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे लोग धीरे 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 हाशिए पर चले जा रहे हैं और उनकी जगह वो लोग आते जा रहे हैं जिनका जुमला है जनता की अदालत में जीत गए। जनता की अदालत में वो नहीं जीते, निर्लज्जता जीती जनता की अदालत में। एक कहावत है, बुराई का ये स्वभाव है कि बुराई कमजोरी में प्रकट नहीं होती है, उसको ताकत चाहिए प्रकट होने के लिए। एक मुकेश नायक अभी कुछ नहीं है, उसके भीतर जो आदमी बैठा है, जैसे ही हम विधायक बनेंगे थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर मंत्री बनेंगे पूरे रूप से बाहर आएगा, और जो आवरण चढ़ा था ऊपर वो एक झटके में नीचे गिरेगा। और जब असली रूप आदमी देखेगा तो कहेगा ये आदमी तो वो है ही नहीं जिसको हमने चुना था। जो जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाता है वो आदमी अलग होता है और जो जीत जाता है वो आदमी अलग होता है। तुरंत बदल जाता है। जो सेवा कार्य की बात करते हैं वहाँ मेरे बहुत करीबी मित्र रत्ने सालोमन, वो मैं अंडर एज था तो मैंने उनको चुनाव लड़ाया दमोह जिले से, जबलपुर से लेके आया। अजीत जोगी उस समय
रायपुर के कलेक्टर थे, वो उनके साले थे, जबलपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे और हमारी गहरी दोस्ती थी। हम उनको दमोह लेके आए। वो एकमात्र अकेले क्रिश्चियन थे जो चुनाव जीते मध्य प्रदेश में। स्वाभाविक है कि सभी जाति समुदाय, सभी वर्ग और क्षेत्रों का एक संगम होता है राजनीति। इस नाते उन्हें एडजस्टमेंट मिली और उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया अर्जुन सिंह की मंत्रिमंडल में। मैं लौट के आया 15-20 दिन बाद, क्रिकेट खेलने में, एक टूर्नामेंट खेलने बाहर गया था। तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि अब रत्नेश को मंत्री बनते हुए मुझे देखना है। जब मैं वहां पहुंचा और उनको मैंने देखा तो पहली दृष्टि में मुझे लगा कि यहाँ तो वो आदमी है ही नहीं। आप जबलपुर से लाए थे? यहाँ तो कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है। 20 दिन में इतना बड़ा परिवर्तन। साहब, ये सत्ता ना बहुत विषैली है, बड़ी मादक है और ये आदमी के चेहरे पर लगे पर्दे को नोच के अलग भी कर देती है। सत्ता विवस्त्र भी करती है, सत्ता मदहोशी भी पैदा करती है। सत्ता की प्रभुता में, सत्ता की महिमा में भी आदमी मर जाता है। कभी कभी एक आध जूता किसी को मार दो तो इतना नुकसान नहीं होता जितना माला पहना देने से होता है। वो उस महिमा में ही मर जाता। हाँ, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना माला अहंकार आ जाता है। स्वागत कर दिया उन्होंने, रूप बदलता है। मुकेश जी, चूंकि आप राजनीति में, छात्र राजनीति में से बहुत सक्रिय रहे और पूरे देश में एक समय राजीव गांधी जी के समय आप सहयोगी रहे और उनकी कोर टीम में रहते थे। पूरे देश में जो युवा कांग्रेस थी उसका नेतृत्व करते थे, जो पूरे देश के अन्य प्रदेशों में जाते थे। मध्य प्रदेश को लेके आपको क्या लगता है, चूंकि राजनीति में आपको बहुत आगे होना था। आज मैं, चूंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, मैं भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस की भी बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जितनी, अगर आप कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनी है, अहंकार आया है, सत्ता में आने के बाद बदलाव आ गया है, क्या कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति बनी है? क्योंकि वो कांग्रेस अब नजर नहीं आती जिसमें मुकेश नायक हुआ करते थे और 2 लाख 4 लाख लोगों की भीड़ खड़ी होती थी। आज एक ही व्यक्ति एक ही पद पे, सारे पदों पर एक ही व्यक्ति बैठे रहना चाहता है, उसे कांग्रेस से। और कहा तो ये भी जाता है, चूंकि आप कांग्रेस के विधायक, में आपको सदन में सुनता था, आप तथ्यों के साथ, आधार के साथ बोलते थे। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे बहुत सारे माननीय वहां बैठे जरूर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में रहते थे, लेकिन वो सत्ताधारी दल की वकालत करते नजर आते थे। देखिए, आज जाति संतुलन का जमाना है, आज क्षेत्रीय संतुलन का जमाना है। आज इतने प्रकार के तालमेल बिठाकर राजनीति को एक पूरा एक पैकेज बनाया जाता है, चुनाव जीतने के कारखाने में तब्दील किया जाता है। और जब वो चुनाव जीतने का कारखाना बनता है ना, उसमें बहुत सारे लोग अप्रासंगिक हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं। उसमें हम जैसे लोग भी हैं। अब देखिए, देश का मंत्रिमंडल बना, पूरा इस बात को ध्यान रखा गया कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर डालेंगे। जब तक ये सोच रहेगी तब तक हम देश नहीं बना सकते। सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर सकते हैं। ये देश कोई बना ही नहीं रहा, ये अपने आप बन रहा है, चल रहा है। इतना विलक्षण देश है कि ये, इसकी संस्कृति, इसकी परंपराएं, इसकी मान्यताएं, इसकी रीति रिवाज, हजारों साल से इस पर हमले हुए, कितने लोग आए और गए, लेकिन ना तो इनके अंधविश्वास कभी कम हुए, न इनकी मान्यताएं कोई बदल पाया, न इनकी निरर्थक और निर्मूल परंपराएं बदल पाई। ये बिल्कुल नहीं बदला। ये इतना विलक्षण देश है कि जो समझ के परे है। इसकी समृद्ध विविधता भी सदैव बनी रहती है। कितना अस्वीकार है समृद्ध विविधता इस देश के राज्य सत्ता में बैठे लोगों की दृष्टि में। आज कहाँ समतामूलक और समावेशी भारत की बात होती है, लेकिन ये तो अपने इस देश का ही स्वस्फूर्त स्वभाव है कि ये देश अपनी परंपराओं को अपनी अंतर्धारा में लिए आगे बढ़ता रहता है। ये प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है, नौजवान मेहनत भी कर रहा है जो कैरियर कॉन्शियस है। लेकिन ये राजसत्ता, नेता और सरकारें, इनको इस देश को लूटने के अलावा बहुत कठोर स्टेटमेंट जरूर है। ये मैंने तो सरकारों में रहकर भी काम किया
और बाहर रहकर भी काम किया। जब हम सरकार के बाहर रहते हैं तो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, और जब हम सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार करने लगते हैं। और पूरे देश की वर्तमान राजनीति इसके लिए अभिशप्त है। ये वैल्यूज बदली हैं, इसलिए हम जैसे लोग हाशिए में चले गए। चूंकि एक समय ऐसा था कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपको देखा करते थे, और आज भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की दुर्गति जो हो रही है उसके लिए कांग्रेस के ही दिग्गज नेता जिम्मेदार हैं? क्योंकि सब अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस की किसी को चिंता नहीं है। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पार्टी फोरम के अंदर ही दिया जा सकता है, पब्लिकली या टेलीविजन पर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, एक मर्यादा होती है, और बेबाकी का यहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे पार्टी को भी नुकसान होता है और हमारी टिप्पणियों से स्वयं को भी नुकसान होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर बैठाना चाहिए। आपको लगता है कि 15 साल 17 साल हो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारे आंदोलन करे, विधानसभा में भी आप दृढ़ता के साथ बिल्कुल निडरता के साथ पक्ष उठाते थे, पार्टी का पक्ष रखते थे, जनता का पक्ष रखते थे। लेकिन एक व्यक्ति बाहर से आता है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, नेता प्रतिपक्ष बन जाता है, सारे पदों पे वही बना रहता है, किसी दूसरे को कोई पद देने की स्थिति नहीं बनती है। तो इससे कांग्रेस को तो बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस अकेले एक व्यक्ति ने सत्ता में नहीं लेके आया था, पूरे कार्यकर्ताओं का संयुक्त प्रयास था। तो और ये आज भी हो रहा है, आज प्रदेश अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी, और पार्टी सिमट के रह गई है सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट आता है और कहा यह जाता है कि सत्ता के साथ उनकी इतनी अच्छी शानदार गठजोड़ है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता रहे या जाए। देखो, ये दुर्भाग्यजनक है। मैंने जितना राजनीति को समझने और देखने की कोशिश की है कि राजनीति में कोई किसी की भी सरकार रहे, 100-125 लोग पावर शेयरिंग करते हैं, केवल 100 और 125 लोगों को भर फायदा होता है। उसमें से 50 लोग ऐसे हैं कि किसी की भी सरकार बने वो पावर शेयरिंग करते हैं। वो फिक्स दलाल हैं सरकारों के, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कभी भी जब कोई भी नया व्यक्ति जब इस जाले को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे उमा भारती ने उन 50 आदमियों को देख लिया था जो सदैव लाभ उठा लेते हैं, अब उनको अलग करना शुरू किया तो उन्होंने एक परसेप्शन बना दी। उमा जी को कोई समझ नहीं है राजनीति की, अराजक हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, समझ गए नहीं, सरकार चलाने की समझ नहीं है, समझ गए। अगर इनकी दलाली चलती रहती तो बहुत अच्छी मुख्यमंत्री होती। इनकी दलाली नहीं चली, सीधे सीधे उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिए। जो सच जैसा दिखाई दे रहा था उसमें परिवर्तन शुरू कर दिया। तो ये वर्ग है जिसके पास पैसा है, जिसके पास माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का नेटवर्क है, जिसके पास प्रेस में दखलंदाजी है, जिसके पास सोशल मीडिया में मजबूत पकड़ है, ये एक परसेप्शन बना देते हैं और उस आदमी की छवि को बिगाड़ देते हैं। चूंकि मुकेश जी आप हर पद पे रहे हैं, आज की स्थिति में आपको क्या लगता है कि एक अगर उस पर चर्चा ना की जाए तो लगता है चर्चा अधूरी रहेगी। आपके आगे बढ़ने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, लेकिन आपको पीछे करने में भी बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी ताकत लगी रहती थी। और क्या आपके ऑरा से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी सक्रियता से घबराते हैं ऐसे लोग कि आपको कभी भी आगे नहीं आने देना चाहते? क्योंकि उस समय भी जब नेता प्रतिपक्ष की बात चलती थी तो वो किसी और का नाम लिया करते थे, आपको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पीछे कर दिया जाता था। तो क्या ऐसे में ये लोग आज भी सफल हैं? वो अपना हित तो देखते हैं, पार्टी एक तरफ चली जाती है। मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो प्रतिपक्ष का नेता है, जो अपोजिशन लीडर है, उसको बनना चाहिए ना जो जिसमें बोलने की क्षमता हो, और बोलने की क्षमता का कंटेंट के साथ, तथ्यों के साथ, जानकारी के साथ, उस अपनी क्षमता को पूरी सरकार को जागृत करने के लिए, सरकार को एनलाइटेंड करने के लिए उस अपनी क्षमता का उपयोग कर सके।
आपको लगता है क्या ऐसे प्रतिपक्ष के नेता बनाए? नहीं बना है। मैं तो पिछले लगभग 25 सालों से देख रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष तो सेटिंग से रखा जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ ऐसा कहा था कि हमने बनवाए, अभी आपकी सरकार के दौरान। जो लोग 10 मिनट से ज्यादा विधानसभा में नहीं बोल सकते, अध्ययन नहीं है उनके पास। वो प्रतिपक्ष के नेता बन जाते हैं। कैसे हम सरकार को जागृत करेंगे? कैसे हम सरकार की जनहित ऐसी बुराइयों को उजागर करेंगे? हमारे पास जब जानकारी नहीं होगी, हमारे पास जब कंटेंट नहीं होगा, हमारे पास जब बोलने की क्षमता नहीं होगी, जब हमारे पास इच्छा नहीं होगी विमर्श की, संवाद की, तो कैसे ये कठिन काम होगा? और विधानसभा इतना सीरियस फोरम है पब्लिक परसेप्शन का कि विधानसभा के फोरम में बहुत अच्छे लोग अपोजिशन में रहना चाहिए। इससे जनता को फायदा होता है, सरकार जागती है, सरकार की बुराइयां उजागर होती हैं, तो सरकार को होश आता है, सरकार काम करती है, जागृत रहती है। विपक्ष कमजोर रहने का बेजा फायदा बीजेपी ने उठाया है, इससे हमारे प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल सर, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा यह जाता है कि दिग्विजय सिंह जी के जो बयान आते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। अभी भी उनके कुछ ऐसे बयान आए जिससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। जो नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, वो सड़कों पर नहीं उतर पाते हैं। दिग्विजय सिंह जी सड़कों पर उतरने की कोशिश करते हैं और दो ही चेहरे बचे हुए हैं, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह जी। क्या मध्य प्रदेश में बाकी सारे खत्म हो चुके हैं कांग्रेस के नेता, सिर्फ इन दो के अलावा? नहीं, सब कांग्रेस के नेता सब जिंदा है, कोई खत्म नहीं हुआ। राजनीति में कोई मरता नहीं है। आपने कभी सोचा था कि नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री अचानक वो तो संन्यास की स्थिति में आ गए थे और उसके बाद जी आपने कभी सोचा था देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? इंद्र कुमार गुजराल का नाम भी देश की जनता नहीं जानती थी। तो ये कहना राजनीति में कि कोई मर गया है, ये बात ही उचित नहीं है। राजनीति में कभी कोई नहीं मरता है। राजनीति में कब कौन किस कब्र से बाहर निकल आए, इसका भरोसा नहीं रहता। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और अच्छा उपयोग करना चाहिए, इसलिए कि असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बहुत ऊर्जावान नेता हैं जो घरों में बैठकर बेचैन हैं, कोई उनकी ऊर्जा रूपांतरित नहीं हो पा रही, ना कोई पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग है, ना कोई जलसे, ना जुलूस, ना विरोध, ना जेल, ना संघर्ष, कोई नहीं है। तो ये बढ़ेगा तो कांग्रेस पार्टी विकल्प बन सकती है मध्य प्रदेश में। मैं बताऊं कि बीजेपी की इतनी खराब स्थिति है आज मध्य प्रदेश में, यानी चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे एक्सीलेंस की बात हो, चाहे आपदा प्रबंधन की बात हो। आपदा प्रबंधन से मेरा आशय है जो कोरोना जैसी महामारी जब आई, इसके प्रबंधन की बात आई, तो पता लगा कि 7.5 करोड़ लोगों के हिसाब से तो इनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। इन्हें सांस की कमी के कारण आदमी मर गया। हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हमारी तैयारी नहीं थी। तो ये करते क्या रहते हैं, जब भी कोई ऐसे अवसर आते हैं, कोई भी जब एडवाइजरी जारी होती है, रेड अलर्ट होता है, उस समय एक सरकार को बहुत साइंटिफिक प्रिपरेशन की जरूरत होती है कि हम किस किस मोर्चे पर, इक्विपमेंट के तल पर, हम अमले के तौर पर, हम ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर, अरे सब कॉर्नर पर हम क्या तैयारी करें ताकि एक हम मुकम्मल सुविधा उस आदमी को दे पाए जो इसमें फंसा हुआ है। लेकिन बिल्कुल 100% बीजेपी फेल हो गई। देखिए, शिवराज सिंह जी जो है ना, ये अब एक्सपोज हुए हैं, ये एक्सपोज नहीं हो पाए। ये मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री हैं। इनको भाषण देने की बीमारी है, और दुर्भाग्यजनक ये है कि जो भाषण ये देते हैं 10 साल से 20 साल से वही रिपीट कर रहे हैं तोते की तरह। भैया एक कैसेट निकाल दो ना, लोग सुनते रहेंगे अपने घरों में। चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, आपका भाषण बदलता ही नहीं है। और आपको बहुत इतनी ज्यादा बीमारी है
कि जब तक 2-3 जगह वो दिन भर में बोल न ले, उनसे खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये भाषणबाज नेता हैं, इनको ये भाषणबाजी सिखाई गई है और इसी एक कला के चलते ही इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत ज्यादा एक एकेडमिक एक्सीलेंस भी उनमें नहीं है। तो चल रहा है ऐसा लग रहा है, गिनती के शब्द हैं, उसी को बोलते रहते हैं और उसी में चल रहे हैं। नहीं, क्या लगता है आपको कि आज जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से, 17-18 साल की सत्ता से, लेकिन कैसे, जब विपक्ष एकजुट नहीं नजर आएगा, विपक्ष दिखेगा नहीं, तो कैसे क्या करे? अगर कांग्रेस कहाँ नजर आए, क्योंकि कमलनाथ के नाम पे तो वोट नहीं देंगे। शिशिर भाई, जब जनता परेशान होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, जनता ही चुनाव लड़ने लगती है। अगला चुनाव बीजेपी के खिलाफ जनता लड़ेगी मध्य प्रदेश में। इन्होंने दमों में क्या नहीं कर लिया, पूरी जनता चुनाव लड़ रही थी। ऐसा कोई हथकंडा है जो पश्चिम बंगाल में इन्होंने नहीं अपनाया? मतलब जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो डर्टी गेम है, हर स्तर का, जो वैचारिक गिरावट है, जो अभिप्राय संपदा को चकनाचूर करने की बात है, वो ऐसी कोई तमाम मूल्य धज्जी धज्जी कर दिए गए चुनाव में निर्लज्जता पूर्वक, और जनता चुनाव लड़ रही थी। जनता ने इनके झांसे में नहीं आई। दमोह में जो कुछ हुआ वो तो आज जी क्या जो परिस्थिति बन रही है आज आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, चूंकि कांग्रेस की सरकार 15 साल के संघर्ष के बाद बनी थी और उसमें कमलनाथ जी का ये कह देना कि सड़क पे उतरते हो तो उतर जाओ, आपको लगता है कि 2 बार चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक के रूप में आए और ये प्रायोजित तरीके से 2 बड़े नेताओं ने उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया कि अगर राज्यसभा में दे देते और प्रदेश अध्यक्ष बना देते तो सरकार तो बनी रहती। आपका क्या मानना है कि इसमें क्या हुआ होगा? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में बीते दिनों की बात है, इसलिए उस पर कोई ज्यादा चर्चा करना बिल्कुल न पूछे तो ना प्रासंगिक है। जनता लेकिन जो 14 महीने में सरकार गिरी है, उसकी वेदना बहुत कार्यकर्ताओं को हुई है। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर, हजारों रैलियों में हम लोगों ने, हजारों सभाओं में जाकर इन 15 सालों में मेहनत की थी और ये सरकार चली गई। अब सोचिए कि 20-25 लोगों के अहम के टकराव ने असंख्य जनता और कार्यकर्ता की भावनाओं पर पानी फेर दिया, तो बहुत दुर्भाग्य है। इसमें मुकेश जी, क्या केंद्र में बैठा हाईकमान इन चीज़ों को नहीं ध्यान देता है? अगर वो मध्यस्थता कर लेता तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। आज भी लगातार गांव-गांव से आवाज़ उठ रही है कि ऐसे लोगों को जो नहीं संभाल सकते हैं, ऐसे लोगों को एक तरफ करके नए चेहरों को पार्टी में आगे लाया जाए, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही 2 चेहरे हैं। क्या इसके अलावा पार्टी में कोई चेहरा नहीं है? मुकेश नाइक क्यों नहीं हो सकते हैं या दूसरे कोई क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं, पार्टी इस बारे में जरूर सोचेगी और बहुत गहरा चिंतन चल रहा है और अंदर से पूरा एक विमर्श की प्रक्रिया जारी है और मुझे उम्मीद है कि जरूर इस बारे में सोचा भी जाएगा, क्योंकि लगातार इतने असंख्य लोगों की भावनाओं का सम्मान अंततः करना ही पड़ेगा। जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि आंख बंद करी हुई है हाईकमान ने भी, और मध्य प्रदेश में खासकर, चूंकि राजस्थान में छत्तीसगढ़ दोनों मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे थे, वहाँ यही सरकार बन जाती है और वहाँ वो संचालित भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्रयोग असफल हो जाता है। इसके पीछे कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो आहत हुई हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की या दूसरे कई नेताओं ने बहुत मेहनत की और मजे आज बैठे जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, वो सीधे पैराशूट से लैंडिंग हुई थी उनका उसके पहले कहीं कोई योगदान नहीं था। पैराशूट लैंडिंग होती है और वो सत्ता में रह के भी और विपक्ष में रह के भी आनंद उठा रहे हैं। और आप जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को उस समय पार्टी का सिर मौर्य बने थे, जब कहीं कोई पूरे देश में ऐसी स्थिति बनी थी कि इंदिरा जी की लहर चल जाती थी और इंदिरा जी के 84 के बाद उनको जब जिस तरीके से जो हुआ था कि कांग्रेस साफ हो गई थी, तब भी मुकेश नाइक विधायक के रूप में, युवा विधायक के रूप में सामने आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं रणनीति में कमजोरी है या इन नेताओं के चयन में कमजोरी है?
देखिए, अगर आंख बंद करके नहीं देखा होता तो कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत तो यही है ना कि खुली आंखों से नहीं देखा। सब देख रहे हैं, सबको पता है, सब अनुभव करते हैं, लेकिन निजाम नहीं बदलता है। इसी दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी। कब निजाम बदलेगा और कब लोगों की अपेक्षाएं खरी होंगी, क्योंकि आज की स्थिति में भी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष खत्म हो चुका है और एकमात्र दल है। और अगर आज दोबारा कांग्रेस की तरफ देखे भी आदमी तो उन्हें लगता है कि सब बिक जाएंगे, सब उधर चले जाएंगे। तो किसको चुने जनता? आपको क्या लगता है जनता से, चूंकि हम आखिरी उसमें आ गए हैं, जनता किसकी तरफ जाए? क्योंकि जिनको चुना था वो तो भाजपा में चले गए और पिछले 5-7 सालों से सांसद से लेकर विधायक सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है सरकार? ऐसे लोगों को क्यों? मैं भागीरथ प्रसाद जी का उदाहरण शुरू करना चाहूंगा कि लोकसभा का टिकट लेके आते हैं और भाजपा कार्यालय में जाके भी फॉर्म जमा कर देते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती, तो कांग्रेस के चयन में कमी है कहीं? नहीं, कांग्रेस के चयन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को टिकट देना, जो इतने बड़े बड़े पदों पर रहा है, इतने अनुभवी व्यक्ति को टिकट देना, तो कांग्रेस की कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब लोगों के खून में ही खराबी हो जाए तो उसके लिए कांग्रेस क्या करे? अगर आपको जाना है कांग्रेस पार्टी से, कोई बेचे नहीं, तो खुलेआम बोलकर जाओ। इस तरह से पीठ में छुरा भोंकने की क्या जरूरत है? तो चीजों को, ये बहुत उपयोगितावाद का जमाना है और कभी कभी इस उपयोगितावाद में व्यक्ति का ईमान ऐसा फंस जाता है कि उसको फिर संभालना मुश्किल होता है, और यही हुआ। एक आखिरी सवाल चौधरी, इतने पैसे जब सामने आए तो एक विचार आया दिमाग में कि इसके 25% खर्च करके दोबारा बन जाएंगे, इतने पैसे बच जाएंगे। ये लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर जो भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध है, उसके चक्रव्यूह में लोग फंस गए और उनको नीचे गिरने को, इस जमीर फरोशी को प्रोटेक्ट करने वाले लोग थे, जिससे बेईमानी करते समय भी लोगों का मन नहीं डिगा, क्योंकि आधार था, संरक्षण खड़े थे, सुरक्षा की गारंटी थी। लोग गिरते चले गए। ये नहीं, ऐसा मंजर देखने को मिला भारत की राजनीति में। राजस्थान में भी चीजें हिली डुली थी बीच में। मध्य प्रदेश में तो 8 मंत्री और 22 के 22 एमएलए, है ना, 14 महीने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरे दिन वहां उसी मंत्री पद की शपथ ले ली। तो इसको क्या कहोगे आप? इसको अच्छा कोई कैसे कह सकता है? और महान जनता को देखो आप इस देश की, कि वो जनता की अदालत में जीत गए। ये जनता की अदालत जब तक इतनी निकृष्ट और बेईमान है, तब तक ऐसे लोगों का भविष्य है। चूंकि चौधरी राकेश सिंह और मुकेश नायक पर्याय माने जाते थे कि अगर कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं में वक्ता के रूप में अच्छे और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले विद्वान लोगों में, तो आपको लगता है कि ये कब तक मुख्य धारा में आ पाएंगे? क्योंकि ये तो कांग्रेस को खत्म करने की धारा से बाहर हुए ही नहीं। जी, ऐसा इसलिए आपको लग रहा है कि हमारी जो क्षमता है, हमने दूसरे क्षेत्रों में उसको एक्सप्लोर किया है। अभी मैंने 2 फिल्में लिखी हैं, अभी मैंने एक पूरा वेब सीरीज लिखी है, अभी मैंने 5 गाने लिखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि गाने तो मैंने इतने अच्छे लिखे हैं कि पूरे देश की जनता गाएगी। तो वहाँ समय का नियोजन नहीं कर पाए, तो हमने यहाँ एक्सप्लोर किया अपने आप को। तो हम बैठे नहीं रहे, हम बैठ ही नहीं सकते हैं। प्रकृति ने हमें गतिशील रहने के लिए ही पैदा किया है, और एक क्रिएटिविटी के लिए, रचना धर्मिता के लिए, लोगों की सहायता के लिए, सच बोलने के लिए। तो हम लोग वो लोग थोड़ी हैं कि मतलब हम लोग मरने के बाद भी जिंदा रहने वाले लोग हैं। ये
चूंकि आपने जो बात कही है ये राजनीति में अकाट्य सत्य है और ये कम लोग बोलते हैं, इतना सच कि राजनीति अब सेवा के लिए नहीं मेवा के लिए है। और राजनीति में लोग जनता की सेवा करने के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ पूरे करने के लिए ज़्यादातर उतर रहे हैं। और जहां जनता ऐसे बिके हुए लोगों को फिर से चुन लेती है तो उस पर सवाल उस पर भी उठाया है मुकेश नायक जी ने कि ऐसी जनता जो कहती है कि हम जनता के मतों से जीत के आए हैं और ऐसे लोग अगर उनको ही उनका सौदा कर दें और उसके बाद फिर उनको जिता दें, इस पर सवाल तो खड़ा होता है कि लोकतंत्र कहाँ पे। ये थे हमारे साथ युवाओं में जोश भरने वाले, पार्टी की आशा और उम्मीद की किरण, पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी। साधना न्यूज़ पर शख्स से शख्सियत, सफर जिंदगी का, इसमें हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।